Assalamualaikum students and welcome to Forward Public School e-learning for class 10. Subject is biology. This is chapter number 2, homeostasis, part 2, and I'm your teacher Saleh Akazi. So our today's topic is homeostatic organs में हम सबसे पहले पढ़ते हैं lungs as homeostatic organs. Homeostatic organs का क्या मतलब है? First you already familiar with this term homeostatic. To maintain the internal environment constant. अब lungs किस तरीके से internal environment को constant रखने में help करते हैं? I want you all to take out your books and page number 20. सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं हर एक सेल में अलोंग विद एनर्जी. सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली हमारे सेल्स में हो रहा है बिकॉज ऑफ विच द फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी. वो हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है. वो इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट है बिकॉज ये एसिडिक गैस है. तो अगर ये एसिडिक गैस एक्यूमुलेट हो जाए या जमा हो जाए हमारी बॉडी में तो इट कैन कॉज ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज मोर एसिडिक. ये हमारे ब्लड को और हमारे बॉडी टिश्यूज को मजीद एसिडिक बना सकती है विच इज़ ऑब्वियसली हार्मफुल. ब्लड किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को तमाम सेल से लेकर चला जाता है लंग्स की तरफ. ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है ब्लड से निकलकर लंग्स के एल्वियोलाई सैक में. द एयर इज देन एक्सहेल्ड आउट सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और फिर जैसे ही हम एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हैं व्हेन वी एक्सपायर द एयर आउटसाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच वाज कमिंग फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई सैक दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द एल्वियोलाई सैक इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और हमारी बॉडी जो है इट गेट्स रिड ऑफ दिस एसिडिक गैस. दिस इज हाउ lungs are performing homeostatic in maintaining the internal environment constant. The next organ in discussion of homeostasis is skin. Skin is also a very special organ when we talk about homeostasis. Skin किस तरीके से हमारी बॉडी की internal environment को constant रख रही है? Skin of human beings and other mammals has been adopted as the organ of thermoregulation. आपको पहले ही इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने अंडरलाइन करवा दी है the definition of thermoregulation. Thermoregulation is the maintenance of internal body temperature. There's a thin layer of fat cells beneath the epidermis of the skin. हमारी स्किन के एपिडर्मिस यानी आउटरमोस्ट टिश्यूज के नीचे फैट्स की एक थिन सी लेयर मौजूद है. इट डज नॉट अलाउ हीट टू एंटर और लीव द बॉडी. यानी कि दिस फैट लेयर इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर. इट इज नॉट अलाउिंग हीट टू एंटर द बॉडी एज वेल एज इट इज नॉट अलाउिंग द बॉडी हीट टू गो आउटसाइड. कोल्ड कंडीशंस में मसल्स अटैच टू द बेस ऑफ द हेयर ऑन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट. हमारी स्किन पे एपिडर्मिस की लेयर के नीचे तो फैट्स की लेयर है और एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर हेयर्स आर अटैच. ये हेयर जो है जिन मसल्स में अटैच होते हैं ये वाले मसल्स सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे हेयर जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं वो वर्टिकल हो जाते हैं एंड द हेयर ऑन द स्किन स्टैंड अप एंड गूज बम्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्किन. और जो है गूज बम्प की सिचुएशन हो जाती है जब वी आर फीलिंग कोल्ड. These goosebumps and hair make a blanket of warm air. ये एक warm air का blanket बना देते हैं and it does not allow the body's heat to go outside. और जो body के अंदर की heat है उसको बाहर के environment में नहीं जाने देते. In warm condition, this is how the skin is maintaining the thermoregulation, is performing thermoregulation in cold condition. What happens in warm condition is, warm condition में the skin provides a cooling effect. How? Skin produce करती है sweat. Sweat glands मौजूद होते हैं हमारी skin के अंदर और उन sweat glands के जरिए sweat produce किया जाता है. It is a way, in this way, excess body heat escapes through evaporation. और ये जो है sweat basically हमारी body को cool down करने के लिए होता है और जितनी भी एक्सेस बॉडी हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है थ्रू स्वेटिंग. स्वेटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. स्वेटिंग जो है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करती है, सॉल्ट को भी रिमूव करती है, नाइट्रोजीनस वेस्ट नाइट्रोजन वाला वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड यूरिया वगैरह उसको भी रिमूव करती है.
Now, do you know dogs have less number of sweat glands in their skin, hence they keep their tongue hanging outside their mouth to increase the evaporation of water, which in response produces a cooling effect. Dogs जो होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत कम स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनकी स्किन में बहुत कम स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए इनकी जो टंग होती है वो इट इज़ ऑलवेज हैंगिंग आउट ऑफ देयर माउथ. The reason is to increase the evaporation of water. और जैसे ही evaporation होती रहती है तो उनकी बॉडी में एक cooling effect produce होता रहता है. This is the diagram of the internal structure of human skin. Skin के structure में outermost layer जो होती है वो epidermis की होती है और जो है उसके नीचे there is a thin layer of fats. In between these two layers are the muscles और इन muscles के अंदर hairs attach होते हैं. If you can see in this diagram. अब जब हमारे पास फैट की लेयर है इट हेल्प्स इन दी इंसुलेटिंग इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर एंड इट stops the body heat to go outside and it also prevents the outside cold air to come inside our body. And these hair, as I have already told you, that when we feel cold, the muscle, ये वाले जो muscle होते हैं ये contract करते हैं और hair जो है वो stand हो जाते हैं, which form a blanket of air. और ये जो है हमारे लिए एक तरह से इंसुलेशन के तौर पे काम करता है. और हमारी स्किन में इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं. फॉर योर इन्फॉर्मेशन में क्या कहा गया है कि जब बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का नंबर, इनका काउंट इंक्रीज हो जाता है. व्हेन ल्यूकोसाइट किल पैथोजेंस स्पेशल केमिकल्स आर प्रोड्यूस. जब भी ल्यूकोसाइट का काउंट इंक्रीज होता है और ये पैथोजन के साथ फाइट करते हैं तो कुछ स्पेशल किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये केमिकल्स जब ब्रेन तक पहुंचते हैं, ये ब्रेन के इस हिस्से को हाइपोथैलेमस जिसको हमारे ब्रेन का कंट्रोल जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, इस हिस्से को जाकर इसके सेट पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं. नॉर्मल पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हाइपोथैलेमस का एक सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज हाउ आवर बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड. बट बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स दिस नॉर्मल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. ब्रेन सेंड्स मैसेज टू बॉडी पार्ट्स टू प्रोड्यूस हीट. जैसे ही ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ब्रेन की तरफ से तमाम बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस जाते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके. इट रिजल्ट the body temperature to increase. This condition is called fever और इसको fever यानी कि बुखार कहा जाता है. ये fever जो होता है it helps in stimulating the protective mechanisms against the pathogens. और ये fever जो है pathogens के खिलाफ एक protective mechanism start करने में मदद देता है. Next organ are kidneys, which are working as a major organ of homeostasis. मेनली जो है वो किडनीज ही हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का काम कर रही हैं. किडनीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. दूसरे एनिमल्स में भी और ह्यूमन बींग्स में भी किडनीज आर द मेजर ऑर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस. किडनीज आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी. किडनीज का काम ये है कि ये नाइट्रोजीनस वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करके उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देते हैं. In addition to this, kidneys also control the water solute balance. क्योंकि जब भी नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट होता है उसके साथ और भी बहुत से solutes excrete out होते हैं. Kidneys are performing a role in the maintaining balance. If there's more solute in the blood, kidneys excrete them and retain water in the body. अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा solute मौजूद है तो किडनीज इस solute को excrete कर देती हैं और पानी को बॉडी के अंदर रहने देती हैं. But if there's more water, kidneys produce more urine to remove excess water from the body. In this way, kidneys perform osmoregulation. So this is the osmoregulatory role of the kidneys. जब बॉडी के अंदर पानी की तादाद कम होती है तो किडनी सोल्यूट को एक्सक्रीट करा के बॉडी को पानी से महरूम नहीं होने देती और पानी को बॉडी के अंदर ही रखती हैं. लेकिन अगर पानी की तादाद हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है तो किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि एक्सेस वाटर जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाए. एंड दिस इज हाउ दे आर परफॉर्मिंग ऑस्मोरेगुलेशन.
For your information में ये कहते हैं that liver also plays role in homeostasis. It breaks the hemoglobin of the dead blood cells. The products of hemoglobin breakdown are sent to the kidney for removal. Liver changes the ammonia produced in the metabolism of proteins to urea. Urea is then removed from the body by kidneys. लिवर किस तरीके से होम्योस्टेसिस का काम कर रहे हैं? हीमोग्लोबिन जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जब रेड ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं तो उनके हीमोग्लोबिन को लिवर ब्रेक कर देता है. जैसे ही ये लिवर इनकी हीमोग्लोबिन को ब्रेक करता है तो उसके जो प्रोडक्ट्स, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो किडनीज की तरफ भेज दिए जाते हैं रिमूवल के लिए. दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ लिवर एज होम्योस्टेसिस. सेकेंडली, लिवर क्या करता है, जो भी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन की ब्रेकडाउन की वजह से जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, सिंस अमोनिया इज ऑल्सो हार्मफुल, तो लिवर जो है अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में. यूरिया इज देन रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय किडनीज, और यूरिया जो है फिर किडनी के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाता है. यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. The human urinary system, यानी कि excretory system, consists of the following parts. A pair of kidneys. If you look at this diagram, there's a pair of kidneys which are present. A pair of ureters. Ureters are these long tubes which are extending down from kidneys. A pair of ureters are present. A urinary bladder. This sac right here is called urinary bladder. And urethra, the openings which open outside and which carries urine from inside of the body to outside. This is called urethra. Kidneys remove extra water, salt and nitrogenous waste from the body and produce urine. From each kidney, a tube called ureter carries urine to the urinary bladder. The urinary bladder temporarily stores urine. The urethra is a tube that carries urine from the urinary bladder to outside. किडनीज जो है वो हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके उसको ब्लड से लेकर उसको जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती हैं. किडनी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरेटर के जरिए होता हुआ वो यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाता है. कुछ टाइम ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. Now we will discuss the structure of kidneys in detail, and we will then discuss the process of urine formation. Human beings possess a pair of kidneys. Pair होता है kidneys का. They are present below the diaphragm in the abdomen cavity. Diaphragm, the muscular flap which is present below the lungs. Kidneys बिल्कुल diaphragm के नीचे मौजूद होती है abdomen cavity में, on the sides of vertebral column, vertebral column की sides पे. They are attached to the dorsal body wall. Dorsal कहते हैं back side को, हमारी body की back वाली wall के साथ kidneys attached होती हैं. The right kidney is slightly lower and smaller than the left one. Right किडनी जो होती है वो थोड़ी सी पोजीशन में लो होती है और साइज में स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वन. Kidney is a dark brown and bean-shaped organ having a concave and convex side. The concave side of each kidney is towards the vertebral column. यानी कि if you look at the diagram, this is the concave side and this concave side is towards the vertebral column. Like here we will have vertebral column. Each kidney is about 10 centimeter long and each kidney is 5 centimeter wide and 4 centimeter thick. The weight of both kidney is less than 1% of the total body weight. इन्होंने यहाँ पर आपको किडनी का साइज, उसकी हाइट और उसकी लेंथ बता दी है. किडनी का जो वेट है वो पूरे बॉडी वेट से 1% होता है. हाउएवर दे रिसीव 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द बॉडी विद ईच हार्ट बीट. हर एक हार्ट बीट में हमारी बॉडी को जितना भी ब्लड सप्लाई होता है उसका 20% ब्लड सिर्फ किडनी की तरफ जाता है और बाकी 80% ब्लड जो है वो बाकी की बॉडी को मिलता है विद सिंगल हार्ट बीट. Okay, so kidney is enclosed in a tissue called renal capsule. अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो we will first need a diagram of kidneys. If you look at this diagram, the outer tissue in which kidney is enclosed, this outermost tissue is called renal capsule. इसको renal capsule का नाम दिया गया है. This is called renal capsule.
On the concave side of the kidney, there's a depression called hilus. Concave side पे एक depression है, एक अंदर की तरफ दबी हुई जगह है जिसको hilus का नाम दिया गया है. This depression is called hilus. It is the point where the renal artery enters the kidney and where the renal vein and ureter leave the kidney. ये वो point है जहाँ पर renal artery body kidney में enter होती है और renal vein और ureter body से बाहर निकलती है. Keep this in your mind students कि artery और vein इनको oxygenated और deoxygenated blood की basis पे कहा गया है. There is no concept of presence or absence of nitrogenous waste in it. Renal artery is carrying the oxygenated blood from heart towards the kidneys and renal vein is carrying the deoxygenated blood from kidneys towards the heart. The longitudinal section of kidney shows that it consists of two regions. जो outer region होता है उसको renal cortex कहा जाता है और जो inner region होता है उसको renal medulla कहा जाता है. अगर आप kidney के structure को देखें तो इसमें एक inner region है which is comparatively darker in color and there is an outer region which is comparatively lighter in color. ये जो outer region होता है इसको कहा जाता है renal cortex. And the inner region of kidneys, the darker one, is called renal medulla. Medulla के अंदर there are cone-shaped structures. These cone-shaped structures are called renal pyramids. The base of each pyramid faces the renal cortex while its tip is in the cavity called renal pelvis. The pelvis extends to the outside of the kidney and forms the ureter. स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को सही से समझने के लिए मैंने एक दूसरी डायग्राम बनाई है अ लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन दैट इज गिवन इन योर बुक. सो इन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी द outermost tissue where in which the kidney is enclosed, this outermost tissue is called renal capsule. ऑल्सो किडनी की इनर साइड पे हमारे पास दो रीजन होते हैं, द आउटर लाइटर रीजन एंड द इनर डार्कर रीजन. द आउटर लाइटर रीजन इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स while the inner darker region is called renal medulla. द डिप्रेशन, ये अंदर की तरफ दबी हुई जगह जो कनकेव साइड, दिस इज द कनकेव साइड ऑफ किडनी, और ये जो अंदर की तरफ दबी हुई जगह है इसको कहा जाता है हाइलस. हाइलस कहा जाता है इसे. और जो हाइलस होता है इसमें ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे पास रीनल आर्टरी जो है वो इंटर होती है और रीनल वेन एंड यूरेटर जो है किडनी से बाहर की तरफ निकलते हैं. ठीक है. रीनल मेड्यूला के अंदर, ये जो रीनल मेड्यूला है इसमें ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. इन ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है रीनल पिरामिड्स, जिनके अंदर हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन्स जिन्हें कहा जाता है. ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे. दीज आर बेसिकली नेफ्रॉन्स. और रीनल पिरामिड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि पिरामिड की जो बेस है वो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होती है और पिरामिड्स की टिप जो है वो पेल्विस में ओपन होती है. दिस कैविटी, ये वाली जो कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी मौजूद है विच ओपन्स इनटू द यूरेटर, the cavity that is present in the hilus portion which opens into the ureter, this cavity is called pelvis, renal pelvis. तो जो पिरामिड्स हैं उनकी बेस जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ है और जो पिरामिड्स की टिप है वो रीनल पेल्विस की तरफ यानी कि इस कैविटी की तरफ है.
पायरामिड्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया देयर आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज विच आर नेफ्रॉन्स. द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर नेफ्रॉन्स. दे आर मोर देन 1 million nephrons in each kidney. A nephron consists of two parts, renal corpuscle and renal tubule. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम पहले नेफ्रॉन की डायग्राम बनाएंगे और फिर उस डायग्राम से ही हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. दिस इज़ अ रफ स्केच ऑफ नेफ्रॉन. हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, रीनल पायरामिड्स के अंदर फंक्शनल यूनिट्स मौजूद होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है. ये स्ट्रक्चर जो है ये रीनल पायरामिड के अंदर मौजूद है. हमने रीनल पायरामिड के इन नेफ्रॉन्स में से एक नेफ्रॉन को लेकर और उसकी पिक्चर बना दी, उसको जूम करके दिखाया गया है. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो हिस्से होते हैं. एक हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा है और एक हिस्सा हमारे पास जो है वो ये वाला हिस्सा. हम इसको इन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दिस पार्ट इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल. Okay, while this part of nephron is called renal tubule. As you can see that this is in the form of tube. तो इसको हम renal tubule कहते हैं और इसको renal corpuscle कहते हैं. renal corpuscle के मज़ीद दो हिस्से हैं. एक हिस्सा ये है जिसमें blood capillaries का एक network सा बना हुआ है और एक हिस्सा ये है which is the cup shape. This network of blood capillaries is called glomerulus. While this U-shaped portion that you can see, this U-shaped portion is called Bowman's capsule. ठीक है, जो हमारे पास रीनल कॉर्पसल होता है उसमें ग्लोमेरुलस और बाउमैन कैप्सूल आते हैं. द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल को अगर आप देखें तो ये ट्यूब सी है जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, विच इज़ कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड है इसलिए इसका हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. ये जो स्टार्ट की कॉन्वोल्यूशंस है, इन कॉन्वोल्यूशन को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट, प्रॉक्सिमल मीन्स स्टार्ट, एंड ये जो एंड की कॉन्वोल्यूशन है इनको कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बिकॉज दीज आर एट द एंड. ये वाली कॉन्वोल्यूशन जो एंड पे है इनको डिस्टल और ये वाली कॉन्वोल्यूशन जो स्टार्ट में है इनको प्रॉक्सिमल. व्हाइल दिस यू शेप्ड पोर्शन इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनल. इसको लूप ऑफ हैनल कहते हैं. जो हमारे पास ट्यूब्यूलर रीजन है नेफ्रॉन का, वो ट्यूब्यूलर रीजन ओपन होता है इनटू अ सिंगल डक्ट. ये एक डक्ट होती है जो कि बहुत से नेफ्रॉन से के ट्यूब्यूलर रीजन्स के साथ कनेक्टेड है. इस डक्ट को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर ट्यूब इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन. So after understanding the structure of nephron, now we will study the process of urine formation. The process of urine formation can be divided into three sub-processes. पहला प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन. जैसा कि मैंने आपको नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बता दिया था कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो रीनल कॉर्पसल का पहला हिस्सा जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है, दिस इज बेसिकली द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. The renal artery enters into the kidneys. Renal artery जो है वो kidneys में enter होती है. If you look at this diagram, renal artery enter होती है. The artery divides into many arterioles. Each arteriole divides further into capillaries of the glomerulus. आर्टरी जो है वो आर्टीरियोल में डिवाइड होती है. दिस इज आर्टीरियोल एंड आर्टीरियोल फर्दर डिवाइड होती है इनटू कैपिलरीज. दीज आर द कैपिलरीज विच आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन द कप शेप पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन. इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहा जाता है ग्लोमेरुलस.
When blood reaches the glomerulus, its pressure is very high. जैसे ही ब्लड इधर तक पहुंचता है, ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है. बहुत ज़्यादा प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि कैपिलरीज का जो डायमीटर है वो बहुत पतला होता जाता है और बहुत ज़्यादा थिन होती हैं. नैरो डायमीटर की वजह से प्रेशर में इंक्रीज आ जाता है. ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इन द glomerulus, a lot of material in blood, that is water, salt, sugar and nitrogenous waste, are filtered out into the glomerulus, from the glomerulus into the Bowman's capsule. जैसे ही यहाँ पर ब्लड का प्रेशर हाई होता है, वो जो ये तमाम चीज़ें वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट बाउमैन कैप्सूल में आ जाते हैं. एज दिस फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्लड इन द glomerulus, इट इज़ कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन. क्योंकि ये फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से होती है, इसलिए इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया है. The filtered material are called collected in the glomerulus is called glomerular filtrate. जितना भी filter material इसके अंदर जमा हो जाता है उसको कहा जाता है glomerular filtrate. Blood cells and plasma protein are not filtered out because they are larger in size. Blood cells और plasma protein इसलिए filter out नहीं होते blood में से क्योंकि इनका size comparatively large है. Next and second process in urine formation is reabsorption. The glomerular filtrate moves to the next part of nephron, that is renal tubule. यही glomerular filtrate Bowman's capsule से होता हुआ renal tubule की तरफ चला जाता है. Renal tubule is surrounded by blood capillaries. Useful constituents of the glomerular filtrate are reabsorbed into the blood capillaries. Some water and most of the glucose are reabsorbed from the proximal convoluted tubule. Salts are reabsorbed from the loop of Henle, while most of the water is reabsorbed from the distal convoluted and collecting duct. अब ये reabsorption का स्टेप इस तरीके से होता है कि ट्यूबुलर रीजन के ऊपर होती है ब्लड कैपिलरीज. ये ब्लड कैपिलरीज सिर्फ वो मटीरियल glomerular filtrate से वापस ले लेती हैं जिन मटीरियल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिसमें पानी आ जाता है, सॉल्ट आ जाता है और इसके अलावा दूसरे मटेरियल भी हैं. पानी जो है वो थोड़ा सा less amount of water is absorbed from the proximal convoluted tubule, while salts are reabsorbed from the loop of Henle, and the most water is reabsorbed from the distal convoluted and collecting duct. The last and the third step in the process of urine formation is tubular secretion. जब यूजफुल मटेरियल रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं glomerular filtrate से ब्लड में वापस आ जाते हैं, so the waste material, that is salt, hydrogen ion, urea, etc. are again added from blood capillaries into the renal tubule. This step is called tubular secretion. थर्ड स्टेप में वापस से ब्लड में से ये चीज़ें निकल कर ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाती हैं. आफ्टर प्रेशर फिल्ट्रेशन, reabsorption and tubular secretion, the filtrate material in the renal tubule is called urine. Urine from the collecting duct moves to the renal pelvis. From the renal pelvis, urine moves to the urinary bladder through ureter. Here it is stored. When the urinary bladder is filled, urine is passed out through urethra. In order to understand this particular portion, we will go again towards the diagram. ओके, सो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में इन्होंने हमें 3 स्टेप्स बताए हैं. पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर होता है जिसको कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन. दूसरा स्टेप जो है, दूसरा और तीसरा स्टेप जो है वो होता है ट्यूब्यूलर रीजन में. ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो है वो रीनल कॉर्पसल में होता है. यहाँ पर ब्लड में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और इस प्रेशर की वजह से ब्लड में से मटेरियल्स जो है वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, यानी कि बाउमैन्स कैप्सूल की तरफ आ जाते हैं. ये मटेरियल्स जो कि यहाँ पर प्रेशर की वजह से बाहर निकल के बाउमैन्स कैप्सूल में आते हैं, इनमें है सॉल्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, शुगर एंड वाटर. ये चीज़ें जो है वो बाहर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट. इस फिल्ट्रेट मटेरियल को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन कैपिलरीज से प्रेशर की वजह से निकला है, इसलिए इस स्टेप को कहा जाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है जिसके अंदर सॉल्ट भी है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो वाटर भी मौजूद है और शुगर भी मौजूद है. ये वाला फिल्ट्रेट जो है वो आगे रीनल ट्यूब्यूल की तरफ पास होता है. ये रीनल ट्यूब्यूल है जो कि आप जैसे ही बाउमैन्स कैप्सूल में एक दफ़ा फिल्ट्रेट आ गया, रीनल ट्यूब्यूल भी भर जाती है.
अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, द थिंग्स विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड आर अगेन रीअब्जॉर्ब्ड। द नेक्स्ट स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन, द सेकेंड स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन। अगर आप इस पोर्शन को देखें, ट्यूब्यूलर रीजन के ऊपर मैंने एक नेटवर्क बनाया है कैपिलरीज का। ये कैपिलरीज वो मटेरियल जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो मटेरियल इस ट्यूब्यूलर रीजन से वापस ले लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है जहाँ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होती है। थोड़ा सा वाटर जो है वो इस एरिया से रीअब्जॉर्ब होता है एंड मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड एंड कलेक्टिंग डक्ट, while the salts are reabsorbed from the loop of Henle. The third step is the tubular secretion, जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज वो वेस्ट मटेरियल जो कि यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ था और वो वेस्ट मटेरियल जो कि वापस ब्लड में आ गया है, तीसरे स्टेप में आकर वो वेस्ट मटेरियल जिनकी बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है वो वापस से इस ट्यूब्यूलर रीजन में डाल दिया जाता है। उन वेस्ट मटेरियल में हमारे पास है शुगर, हाइड्रोजन आयन और यूरिया। जब हमारे पास एक दफ़ा यूरिन कलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर इन तीनों स्टेप्स के बाद प्रेशर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के बाद जो यूरिन बनता है वो यूरिन सारा का सारा नेफ्रॉन में से आ जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट्स एक्चुअली हर एक डिफरेंट नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट कर रही होती है। अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पर हम बता देते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कलेक्टिंग डक्ट्स तमाम नेफ्रॉन्स में से यूरिन को कलेक्ट करती हैं और ये यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस में आता हुआ फिर चला जाता है यूरेटर्स की तरफ। यूरेटर्स जो है कनेक्टेड होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े टाइम के लिए यूरिन स्टॉप होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। Okay, so in this information they are telling you that a ring of sphincter muscles near the junction of urethra and urinary bladder controls urine in the bladder. Bladder के अंदर जितना भी यूरिन होता है उसको कंट्रोल करते हैं ये मसल्स जो कि मौजूद होते हैं यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। When about 300 to 400 ml urine is collected in the bladder, we need to discharge it. In babies, this sphincter is not developed properly, hence they are not able to control their urination. छोटे बेबीज में जो ये sphincter muscles होते हैं, these are not properly developed, these are underdeveloped. That is why the babies cannot control their urination. Now we have studied about the process of urine formation. Now how kidneys are performing osmoregulation. Kidneys play the most important function in the homeostasis of body. They mainly perform the osmoregulatory and excretory function. When body fluids, including blood, have limited amount of water, there is more reabsorption of water from glomerular filtrate into the blood capillaries. As a result, the net volume of urine decreases and the water is conserved. जब हमारे पास किडनीज किस तरीके से वाटर सॉल्यूट बैलेंस को रेगुलेट कर रही हैं, ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस, किडनीज इस तरीके से रेगुलेशन का काम कर रही हैं। जब हमारी बॉडी में पहले से पानी कम होता है, व्हेन वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, तो सेकेंड स्टेप में यानी कि रीअब्जॉर्प्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एज ए रिजल्ट द नेट वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीजेस और हमारे पास कम यूरिन प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉडी में कंजर्व हो जाता है यानी कि बच जाता है। In contrast, when there is excess of water in the body fluid and blood, the reabsorption of water from the glomerular filtrate is reduced. So more water remains in the renal tubule and more urine is produced. In this way, the excess water is released from the body. इसी तरह जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड और पानी मौजूद होता है तो कम से कम रीअब्जॉर्प्शन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट होता जाता है और इसी तरह से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से बाहर निकलता रहता है। दिस इज़ हाउ किडनीज आर मेंटेनिंग द वाटर सॉल्यूट बैलेंस। अगर पानी कम होगा तो कम पानी एक्सक्रीशन करवाएंगी और अगर पानी बॉडी में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एक्सक्रीट होगा। Kidney is adapted to conserve water by over 99.5% reabsorption of glomerular filtrate. किडनी के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो glomerular filtrate में से 99.5% वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब करके उसको कंजर्व कर सकती हैं।
Thank you so much, students. This was the end of part 2 of chapter number 2, homeostasis, where we studied about the osmoregulatory role of kidneys and the process of urine formation. We will inshallah be continuing the rest of the chapter in our next class. Thank you so much. Stay home, stay safe.